हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। क्रिसमस साल में एक बार आता है। बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आता है और कुछ लोगों के लिए बहुत भयानक और खतरनाक। ऐसी कुछ 3 घटनाएं मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि सुनने में काफ़ी अजीब है और मिस्टीरियस भी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं और मेरे फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना घटी थी क्रिसमस की रात। ये घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम वेलेमा था। अब आगे की घटना मैं आपको वेलेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 10 साल की थी। मेरे घर में मेरी माँ थी और मेरे डैड की मौत 1 साल पहले एक एक्सीडेंट से हो गई थी। ये मेरे डैड के बिना मेरा पहला क्रिसमस था। वो एक कैब ड्राइवर थे। ये घटना है 2005 की। जब मेरे पिताजी की मौत हुई थी तब मेरी माँ 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। पिताजी की मौत के बाद माँ के ऊपर मेरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए उन्होंने काम पर जाना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी प्रेगनेंसी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उनकी हेल्प के लिए कभी कभी उनकी फ्रेंड आ जाया करती थी। मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं और मम्मी उनको हमेशा मिस करते रहते थे। लेकिन ये क्रिसमस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सो रही थी। उस वक्त डेट 24 दिसंबर की थी, क्रिसमस से एक दिन पहले। हमारा घर जहाँ पर था वो काफ़ी शांत एरिया था। हमारे नेबर्स ज़्यादातर एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो अपने में ही रहते थे। मेरी मम्मी की जो फ्रेंड उनकी हेल्प करने के लिए आती थी उनका नाम एला था। एला मुझसे पापा के बारे में अक्सर बात करती रहती थी। वो मुझे अक्सर बोलती रहती थी कि तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे और मेरी डैड की कई सारी बातें मुझको बताया करती थी। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे और एला आंटी को घर जाना था। मम्मी दवाई खा के सो गई थी और बर्फ़ हल्की हल्की गिर रही थी क्योंकि दिसंबर का महीना था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। हमारे घर को गर्म रखने के लिए हमारे यहाँ एक चिमनी थी जिसको हम जला दिया करते थे क्योंकि हमारे घर का ब्लोअर ख़राब हो गया था। और एला आंटी ने छोटा सा एक क्रिसमस ट्री भी सजाया था जो कि उसी चिमनी के सामने रखा था। उसके सामने एक बहुत बड़ी सी चेयर थी जिसके ऊपर पापा अक्सर बैठा करते थे। मैं भी उसी चेयर पर बैठ के बुक पढ़ा करती थी। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि ये मेरा पहला क्रिसमस था जो मैंने पापा के साथ नहीं मनाया था। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एला आंटी के जाने के बाद मैं करीब 1 घंटे तक वहीं पर बैठ के बुक पढ़ रही थी और उसके बाद बुक पढ़ते हुए मैं सो गई। मेरी आंख रात के 11 बजे खुली और मुझको बहुत ज़ोर की ठंड लग रही थी। घर की लाइट बंद थी और चिमनी में हल्की फुल्की लकड़ियाँ जल रही थी। उन लकड़ियों के जलने की वजह से रोशनी काफ़ी थी, इसलिए मैं दोबारा बुक पढ़ने लगी। बुक पढ़ते हुए मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। मैं किचन से एक गिलास दूध और कुछ चॉकलेट कुकीज़ अपने साथ लेकर आई। मैंने उनको क्रिसमस ट्री के पास रख दिया था। सब कुछ एकदम शांत था और मैं बुक पढ़ रही थी। बुक पढ़ते हुए अचानक से मुझको एक आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि मेरी घर की छत पे कोई अचानक से कूदा हो। और हर छोटे बच्चे की तरह मैं भी यही सोच रही थी कि शायद क्रिसमस के दिन कोई सेंटा क्लॉस मेरे लिए गिफ्ट लेके आया हो। हर बार डैड सेंटा क्लॉस बन के मेरे लिए हमेशा क्रिसमस पे गिफ्ट लाया करते थे और मुझको सच में बहुत अच्छा लगता था। मैं सच में सोचती थी कि शायद वो सेंटा क्लॉस थे। ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि मुझको वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपनी बुक को वहीं चेयर पे रख दिया और सीढ़ियों से होते हुए छत की तरफ जाने लगी। ऊपर के रूम में जाने से पहले मैंने पहले मम्मी के रूम में देखा। मम्मी सो रही थी। पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लग रहा था कि मेरे और मम्मी के अलावा भी इस घर में कोई और था। घर में थोड़ा सा अंधेरा था। उस चिमनी से निकली हुई रोशनी सीढ़ियों पर भी पड़ रही थी। मैं छत की तरफ धीरे धीरे जा रही थी। छत के ऊपर जाने वाला दरवाज़ा बंद था
हमारे घर 2 फ्लोर का था, 2 कमरे नीचे और 2 कमरे ऊपर। मम्मी नीचे के कमरों में सो रही थी। जब मैं ऊपर के कमरों से वापस आई तो मैंने देखा कि चिमनी से रोशनी थोड़ी कम हो गई थी। मैं वापस चिमनी के पास गई तो मैंने देखा कि मेरी बुक खुली पड़ी थी और उसी चेयर पर रखी हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने बुक बंद कर दी थी, वो बुक उसी चेयर के ऊपर रखी हुई थी। मैं ये देख रही थी और मेरी नज़र तभी ग्लास पे गई जिसमें मैंने दूध रखा हुआ था और उन चॉकलेट कुकीज़ पर भी गई। वो दूध का ग्लास नीचे गिरा हुआ था और चॉकलेट कुकीज़ बिखरी हुई थी और नीचे गिरी हुई थी। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि मैंने उनको बहुत ही ठीक से रखा था। उनके गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ये सोच ही रही थी और मुझको बहुत अजीब लग रहा था। तभी जो छोटा सा क्रिसमस ट्री एला आंटी ने बनाया था वो भी चेयर के पास ही रखा हुआ था और मैंने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और उसको देख के मैं सीढ़ियों के पास पीछे चली गई। वो वहीं खड़ा था। वो एक काली परछाई थी। उसने मुझको कुछ नहीं किया, वो बस मुझको वहीं पर खड़े होके देख रहा था। वो परछाई किसकी थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वो परछाई भी मुझे चिमनी की हल्की फुल्की रोशनी की वजह से दिख रही थी। मैं उसको देख के अपने एक एक कदम पीछे की तरफ बढ़ा रही थी और वो बस वहीं पर चुपचाप खड़ा होके मुझे देख रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद वो कोई आदमी था या कोई औरत, मुझे नहीं पता। मैंने डरती हुई आवाज़ से बोला, डैड आप हो क्या? उसका कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे डैड हैं जो मुझसे क्रिसमस में मिलने आए हैं। मैंने बोला कि पापा आप हो क्या? वो परछाई कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप वहीं खड़ी थी। वो सच में मेरे पापा थे। ऐसा लग रहा था कि उस परछाई ने मुझे सम्मोहित कर लिया है। मैं धीरे धीरे उस परछाई की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रही थी। अपने कदम बढ़ाते हुए मैं उनसे पूछ भी रही थी कि आप इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं शायद अपने होश में नहीं थी। मैं उस परछाई के पास पहुँचने ही वाली थी कि मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, वेल एम्मा वहाँ क्या कर रही हो? ये आवाज़ सुन के मैं डर गई थी। मैं जैसे ही पीछे घूमी मैंने देखा कि वो मेरी मम्मी थी। उनको देख के मैं एकदम चौंक गई थी, लेकिन वो तो सो रही थी। वो अचानक से कैसे उठ के आ गई? उन्होंने दवाई खा रखी थी। मैं एकदम हैरान हो गई थी। मैंने मम्मी से बोला, हाँ मम्मी क्या हुआ? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तब मैंने उनको बताया कि मैंने क्रिसमस ट्री के पीछे किसी परछाई को खड़ा देखा, पापा मुझसे मिलने आए थे। जब मैंने उनको ये बात बोली तो वो एकदम हैरान हो गई। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम ये फालतू की बातें मत करो और सो जाओ। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। तब मैंने उनको दोबारा बताया कि मैंने सच में वहाँ पर किसी को खड़े देखा। उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने उस क्रिसमस ट्री के पास जाके देखा और वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये बड़े ताजुब की बात थी। मम्मी के आते ही उस चिमनी की आग धीरे धीरे बढ़ गई, जिस बात का उनको अंदाज़ा तक नहीं हुआ। मम्मी ने मुझको कमरे में जाने के लिए बोला। मैंने उनको बार बार बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सब मेरा वहम था। वो मुझको अपने रूम में ले आई। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। ये बहुत ताजुब की बात थी क्योंकि 11 बजे ही मैंने अपनी बुक को बंद करके रखा था और मैं छत की तरफ गई थी। मुझको 1 घंटा हो गया था। मैं 1 घंटे से उस परछाई को देख रही थी और मुझको वक्त का भी पता नहीं चला। मम्मी ने मुझे अपने कमरे में सुला लिया, लेकिन मुझको नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बार बार एक ही चीज़ चल रही थी। वहाँ पर सच में कोई था जिसने मेरी बुक को ओपन छोड़ दिया था और जिसने दूध का ग्लास नीचे गिरा दिया था। मम्मी के रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैं उन्हीं के साथ सो रही थी और उस दरवाजे से वो क्रिसमस ट्री मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे ऐसा वहम हो गया था कि उसके पीछे सच में कोई खड़ा है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह के वक्त कुछ देर के लिए मैं सो गई। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि क्रिसमस ट्री के पास कुछ गिफ्ट्स रखे हुए थे जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने मम्मी से पूछा
कि मेरे लिए कौन लेकर आया तो उन्होंने मजाक में बोला कि पापा। उस वक्त एला आंटी घर पर ही थी, तो मुझको ये पता चल गया था कि ये गिफ्ट एला आंटी ही लेकर आई हैं और मम्मी मुझसे झूठ बोल रही हैं। मुझको उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मेरे साथ जो कल घटना घटी, मैंने उसके बारे में एला आंटी को एक एक चीज़ बताई। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने भी यही बोला कि ये मेरा वहम था। पर वो मेरा कोई वहम नहीं था, वो सच में मेरे पिताजी थे। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी क्रिसमस की रात। जिसके साथ ये घटना घटी थी उसका नाम था बुफेन। बुफेन रात में अपने घर पर बैठ के टीवी देख रहा था। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। उस वक्त बर्फ थोड़ी ज़्यादा गिर रही थी और बुफेन की बेटी यॉस्टल सो रही थी। बुफेन टीवी देख रहा था और टीवी देखते हुए वो सो गया था क्योंकि वो दिन भर का बहुत ज़्यादा थका हुआ था। करीब रात के 12:30 बजे यॉस्टल अपने कमरे से भागते हुए नीचे बुफेन के पास आई और उस वक्त वो काफ़ी डरी हुई थी। बुफेन ने उससे पूछा कि इतनी रात में तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो यॉस्टल ने बताया कि जब वो अपने कमरे में सो रही थी तो उसने अपनी रूम की खिड़की पर एक सेंटा क्लॉज देखा जो कि उसको खिड़की खोलने के लिए बोल रहा था। वो उससे अपने कमरे के अंदर आने के लिए बोल रहा था। उसने यॉस्टल से बोला कि तुम खिड़की खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाया हूँ। जैसे ही यॉस्टल ने ये सारी बातें सुनी, वो भागते हुए तुरंत अपने पापा के पास आ गई। यॉस्टल की ये बात सुन के बुफेन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और भागते हुए यॉस्टल के कमरे में गया। कमरे में जाने से पहले उसने यॉस्टल को बोला कि तुम यहीं पर रुको और हिलना नहीं, मैं तुम्हारे कमरे से अभी होकर आता हूँ। वो जैसे ही यॉस्टल के रूम पर गया, वहाँ पर कोई भी नहीं था और रूम की खिड़की बंद थी। जब वो रूम की खिड़की के पास गया तो उसमें हल्की फुल्की बर्फ़ जमी हुई थी और बर्फ़ में बाहर की तरफ से किसी के पंजे के निशान बने हुए थे। बुफेन को ये पता चल गया था कि शायद कोई चोर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने हर जगह देखा और बेड के नीचे भी देखा। वो कमरे की छानबीन कर ही रहा था कि अचानक से यॉस्टल की नीचे से आवाज़ आई। वो चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुन के बुफेन दोबारा भागते हुए नीचे की तरफ गया और यॉस्टल उसी कुर्सी के पीछे छुपी हुई थी जिस पे बुफेन बैठा हुआ था। बुफेन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर से चिल्लाई क्यों? तब यॉस्टल ने उसको बताया कि उसने नीचे खिड़की के पास उसी सेंटा क्लॉज को देखा और वो उसको दोबारा खिड़की खोलने के लिए बोल रहा था। बुफेन जब भागते हुए उस खिड़की के पास गया और उसने दोबारा देखा तो उसने वहाँ पर किसी को नहीं देखा। वहाँ पर कोई भी नहीं था और खिड़की के ऊपर फिर से उसी आदमी के पंजे का निशान था। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। जब उसने दोबारा देखा तो बर्फ़ में किसी के पैरों के निशान बने हुए थे जो उसके घर की खिड़की से दूर की तरफ जा रहे थे। उसको लग रहा था कि शायद घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा हो या शायद कोई चोर हो जो कि घर में किसी लूटपाट के इरादे से घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। बुफेन के हाथ में उसकी गन थी। उसने सोचा कि शायद उसको घर के दरवाजे को खोल के देखना चाहिए। जब उसने घर के दरवाजे को खोला और वहाँ से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके घर के बगल में बैठा हुआ था और वो ठंड में कांप रहा था। वो बुफेन को घूरते हुए देख रहा था। उसने बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे। देखने में वो एक साइको लग रहा था। उससे जब बुफेन ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, तब उसने गुस्से में बोला कि मुझको अंदर आने दो, मुझको ठंड लग रही है। उसने ये चीज़ बहुत गुस्से में बोली और बहुत अकड़ के बोली, जैसे कि वो अपने घर में घुसने के लिए बोल रहा हो। तभी बुफेन ने उससे पूछा कि तुम हो कौन और तुम क्या ऊपर पाइप पर चढ़े थे? तुमने मेरी बेटी के कमरे में घुसने की कोशिश की? उसने बिना डरे बोला, हाँ, मुझको ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर के अंदर घुस जाऊं। इतना बोलते हुए वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी बुफेन ने उसको ढकेल के पीछे कर दिया और बोला कि तुम घर के बाहर रहो। उस आदमी के हाथ में एक पुराना सा चाकू था जो बुफेन को दिखा के डरा रहा था और उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के अंदर घुस जाऊंगा। बुफेन ने अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट की
और उससे भाग जाने को बोला। बुफेन ने उसकी तरफ गोली नहीं चलाई क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी था। यॉस्टेल ये सब कमरे से देख रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। वो देखने में काफ़ी साइको लग रहा था। बुफेन उसको ढकेल के दरवाजे को बंद कर लिया। वो आदमी काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहा और बार बार मेन दरवाजे को खटखटा रहा था। तभी गुफेन ने बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको गोली मार दूंगा। इतना बोलते ही उसने दरवाजे को खटखटाना बंद कर दिया और भागते हुए खिड़की की तरफ आ गया। उसके पास जो चाकू था, उस चाकू की मदद से उस खिड़की के कांच पर लिख रहा था कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुमको मार दूंगा। उसके इतना करने पे भी जब बुफेन ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने खिड़की पे ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को मारना चालू कर दिया ताकि खिड़की टूट जाए। उसकी इस हरकत की वजह से यॉस्टेल बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बुफेन और यॉस्टेल को मार ही डालेगा। तभी बुफेन ने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया और अपने घर के बाहर इस आदमी के बारे में बताया। उस वक्त बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही थी, इसलिए पुलिस वालों को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। वो आदमी उसी के घर के बाहर ही खड़ा था और खड़ा होके उन दोनों को देख रहा था। बुफेन और यॉस्टेल दोनों लोग खिड़की के पास खड़े होके उस आदमी को देख रहे थे। बुफेन ने अपनी गन उसी आदमी की तरफ पॉइंट करके रखी हुई थी और वो बस चुपचाप उनको खड़ा होके देख रहा था और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के करीब 3 मिनट बाद वहाँ पर पुलिस वाले आए और उन्होंने तुरंत बुफेन से बातचीत करना चालू किया। तभी बुफेन ने उस पागल आदमी के बारे में बताया। ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से उस आदमी के पैरों के निशान भी गायब हो चुके थे और वो आदमी भी गायब हो चुका था। पुलिस वालों ने उस आदमी को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। उस रात बुफेन और यॉस्टेल बिल्कुल नहीं सोए क्योंकि वो काफ़ी चिंता कर रहे थे और डर भी रहे थे कि कहीं वो आदमी दोबारा वापस ना आ जाए। बुफेन ने भी ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा किया क्योंकि अगर यॉस्टेल उस खिड़की को खोल देती तो वो आदमी कमरे के अंदर आ जाता और शायद वो क्रिसमस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाता क्योंकि यॉस्टेल की उम्र अभी बहुत छोटी थी और उस वक्त वो 11 साल की थी। उसको किसी चीज़ का कुछ भी पता नहीं था। शायद उस दिन उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि एक खतरनाक घटना घटते घटते रह गई। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी और रहस्यमयी भी। अब मैं ये पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस घटना को सच मानते हैं या बस एक इत्तेफाक। ये घटना है 2001 की और ये घटना घटी थी मैरी के साथ। मैरी अपने 2 बच्चों के साथ अपने पापा के घर जा रही थी। उसके एक लड़के का नाम था जैक और दूसरे का नाम था एडवर्ड। ये घटना उनके साथ क्रिसमस से एक दिन पहले घटी थी और बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। मैरी अपने कार से अपने डैड के यहाँ जा रही थी। वो जिस हाईवे से जा रही थी वो हाईवे काफ़ी सुनसान था। वहाँ पे 1-2 कार एक आधे घंटे में ही निकलती थी। उस वक्त रात के करीब 9 बज रहे थे। मैरी अपने घर से करीब 10 किलोमीटर आगे आ गई और उसके बाद मैरी की गाड़ी अचानक से ख़राब हो गई और वो बीच रोड पर बंद हो गई। रोड के दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और दोनों तरफ बड़े बड़े जंगलों वाले पेड़ थे। हल्की हल्की बर्फ़ गिरने की वजह से मैरी को रोड ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी, इसलिए उसने किसी तरह गाड़ी बंद होने से पहले ही अपनी कार को रोड के साइड में लगा दिया। उसके बाद वो कार से नीचे उतरी। उसके दोनों बच्चे जैक और एडवर्ड कार के अंदर ही बैठे हुए थे। उसने कार के बोनेट को जब खोल के चेक किया तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कार में कुछ मशीनरी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो वहाँ पर बहुत देर तक बैठी रही और उसने सोचा कि शायद कोई आके उसकी मदद कर दे, लेकिन करीब 1 घंटे तक वहाँ पर कोई नहीं आया। उसके बाद वहाँ से एक कार गुजरी। मैरी ने उस कार को रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं रुकी। वो लोग 30 मिनट तक वहीं पर खड़े रहे। उस वक्त मैरी के पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, वरना वो किसी को भी फ़ोन करके बुला सकती थी। जैक और एडवर्ड, उन दोनों लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि कार का ब्लोअर भी इंजन ख़राब होने की वजह से बंद हो गया था। वो लोग अपनी कार छोड़ के भी नहीं जा सकते थे क्योंकि जिस जगह पर वो खड़े थे वो जगह उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर थी। कुछ देर तक जब उनको कोई भी मदद नहीं मिली तो मैरी ने सोचा
कि शायद अब इनको पूरी रात इसी कार में ही रुकना पड़ेगा, और मैरी आके कार के अंदर बैठ गई। मैरी की आंख कुछ देर के लिए लग गई और वो सो गई थी। जैक और एडवर्ड भी सो गए थे। कुछ देर बाद मैरी की आंख खुली। तब उसने कुछ देखा। उसने देखा कि उसके आगे कुछ दूर पर एक कार खड़ी है, और वो कार पहले वहां पर नहीं थी। मैरी ने बस 2 मिनट के लिए ही आंख बंद की थी। इतने में वो कार अचानक से वहां कैसे आ गई, उसको कुछ भी नहीं पता चला। मैरी ने सोचा कि शायद उस कार में बैठा हुआ कोई आदमी उसकी मदद कर सके। वो कार देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। तभी मैरी कार से नीचे उतर गई। जैक और एडवर्ड कार में ही बैठे हुए थे और मैरी की तरफ देख रहे थे। मैरी धीरे धीरे उस कार के पास जा रही थी, और उसके कांच के शीशे के पास जाके मैरी ने 2 बार उस कांच पे नॉक किया। वो कार के शीशे काले रंग के थे। अंदर कौन बैठा हुआ था मैरी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब कार के शीशे नीचे हुए तो मैरी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उस कार के अंदर कोई भी नहीं था। वो कार पूरी खाली थी। ये देख के वो एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि अगर कार खाली थी तो आखिर उस शीशे को नीचे किसने किया। तभी मैरी को तुरंत जैक के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैरी वापस भागते हुए जैक और एडवर्ड के पास गई और उसने पूछा कि तुमको क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तब जैक ने बताया कि आप जब कैब के अंदर देख रही थी तो मैंने देखा कि एक आदमी आपके पीछे खड़ा है, और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। लेकिन मैरी को अपने पीछे किसी के भी खड़े होने का एहसास नहीं हुआ। लेकिन ये बात बहुत अजीब थी कि कार में कोई भी नहीं था और कार का शीशा अपने आप नीचे हो गया। मैरी को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और उसको अब डर भी लगने लगा था। इसलिए वो चुपचाप जाके अपनी कार में बैठ गई और अपनी कार से ही उस कार को देख रही थी। वो कार चुपचाप वहीं पर खड़ी थी और मैरी अपने बच्चों के साथ कार के अंदर बैठी हुई थी और वहाँ से किसी और के गुजरने का इंतज़ार करने लगी। मैरी अपने कार में बैठे उस कार को नोटिस कर रही थी और उस कार में कोई भी हरकत नहीं हुई। उसका मालिक वहाँ पर नहीं आया और फिर 5 मिनट बाद वो कार अपने आप स्टार्ट हो गई। मैरी और उसके दोनों बच्चों ने ये चीज़ देखी और वो लोग हैरान हो गए और बहुत ज़्यादा डर भी गए थे, क्योंकि करीब 5 मिनट से उस कार में कोई भी नहीं बैठा और ना ही कोई अंदर से बाहर निकला। वो कार अपने आप चल रही थी। मैरी को ये देख के लग रहा था कि वो कार भूतिया है। उसने कुछ भी नहीं किया, वो बस अपने कार में चुपचाप बैठी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। वो कार अपने आप वहाँ से स्टार्ट होके जा चुकी थी। मैरी और दोनों बच्चे कार के अंदर बैठे हुए काफ़ी देर तक डरे हुए थे और वहीं पर सो गए। अगले दिन कुछ पुलिस वाले जब उनकी कार के पास गए तो उन्होंने देखा कि मैरी और उनके बच्चे अंदर बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर उन पुलिस वालों ने उनकी कार की कांच पे नॉक किया। वो लोग उठे और बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। ये बात उन्होंने उन पुलिस वालों को भी बताई, लेकिन उनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ये घटना सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब और रहस्यमयी भी है, और वो कार शायद भूतिया थी। इस घटना के बारे में बस मैरी और उनके 2 बच्चे ही जानते थे। ये कितनी सच है और कितनी झूठ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो उनका बस कोई वहम था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये थी 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।